Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Nasir from FEI. This class 9th Economics and Disaster Management, chapter number 2, Understanding the Indian Economy. This is lecture number 4 of this chapter. Let's start today's first topic, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर हम देखें किसी भी कंट्री के लिए क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बेहतर होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ें डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर हम देखें जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या ग्रोथ ऑफ ए कंट्री के लिए, तो इसमें लिटरेसी रेट और हम कह सकते हैं हेल्दी पॉपुलेशन अगर होगी तो वो ज़्यादा कंट्री तरक्की कर सकती है। ये जो फैक्टर्स हैं ये एक कंट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, जिसमें स्किल फॉर्मेशन वगैरह होगी, एजुकेशन या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसमें मोर्टेलिटी रेट वगैरह कम होगी, हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा होंगे, लोग हेल्दी होंगे तो वो कंट्री तरक्की कर सकती है। और भी जो डिटरमिनेंट्स या फैक्टर्स इसमें हैं, मतलब इसमें कुछ नेगेटिव भी है, ये वाले पॉजिटिव थे। तो नेगेटिव फैक्टर्स में आता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी ज़्यादा होगी किसी कंट्री में, तो वो कंट्री ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकती है। अगर हम देखें हमारी कंट्री में जो ये एजुकेशन और हेल्थ केयर है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये जो गवर्नमेंट होती है, अगर इसकी इंटरवेंशन ज़्यादा अच्छी होगी तब जाके हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर ज़्यादा अच्छे से अच्छे लोगों को तैयार कर सकती है, लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो अगर हम देखें, जब भी किसी कंट्री में एजुकेशन और हेल्थ लोगों की अच्छी होती है, तो चाहे प्राइवेट लाइफ हो या सोशल में लाइफ हो, दोनों को बेनिफिट्स पहुंचते हैं। एक इंसान अगर कल को कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोलेगा, इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे बनाएगा, तो उसको फ़ायदा प्राइवेटली मिलेगा और साथ साथ में लोगों को भी मिलेगा। कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, टीचर्स प्रोफेसर्स बनेंगे, तो वो सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाएंगे। अब अगर हम देखिए जो प्राइवेट मतलब हम कह सकते हैं हेल्थ और एजुकेशन, यहाँ पे जो हमें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कराते हैं। तो पब्लिक बोलते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, इसी तरह से प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो अगर कोई इंसान अपनी सेहत पे ज़्यादा खर्चा करता है, मतलब अगर उनके घर में किसी को कोई क्रॉनिक बीमारी वगैरह होगी तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है उस परिवार पर, जिसको वहाँ पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर उस परिवार में, उस फैमिली में बच्चों की एजुकेशन वगैरह पे वो खर्चा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पैसा खर्च होता है बीमारी वगैरह पर ही। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूरी है। हमारी जो कंट्री है एक डेवलपिंग कंट्री है, ये उस तरीके से अभी तक हम कह सकते तरक्की नहीं कर पाई है। तो यहाँ पे बहुत सारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, जिनको बेसिक एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे से नहीं मिल पाती है। ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में उनको केयर वगैरह नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है, जैसे कि एक एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटी किसी भी इंसान को हासिल करना उनका राइट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस उन लोगों को प्रोवाइड करे जो डिजर्व करते हैं, खास तौर पे जो ऑपरेटेड वगैरह क्लास है, जो सोशली जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह इसमें आते हैं। इसके अलावा हेल्थ, तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो हम अक्सर बात सुनते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अगर कोई इंसान हेल्दी होता है तो वो कोई भी काम अच्छे से कर सकता है। तो इसके अलावा अगर हम देखें हमारी नेशनल पॉलिसी भी जो है वो सभी लोगों को चाहती है कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह मिले, जो फैमिली वेलफेयर वगैरह स्कीम्स वगैरह, जैसे कि हमारे पास आंगनवाड़ी सेंटर वगैरह जो है, वहाँ पे जो एडोलसेंट गर्ल्स वगैरह होती है, हम कह सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको न्यूट्रिशनल खाना वगैरह वहाँ पे दिया जाता है, ताकि यहाँ पे जो स्टारवेशन वगैरह है, जो लोग कमज़ोर रहते हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलती, तो वो लोग उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो वो अलग अलग बीमारियों में वाबस्ता होते हैं, तो उनको बीमारियाँ जल्द ही पकड़ लेती है। अगर हम देखें पिछले 50 सालों में, तो यहाँ पे काफ़ी इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा उस पर खर्चा किया गया, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर है एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, उसमें काफ़ी ज़्यादा
इम्प्रूवमेंट की है। इसके अलावा अगर हम देखें जो यहाँ पे स्कीम निकाली गई स्कीम, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एक फॉर एग्जांपल फैमिली है तो उसमें हस्बैंड एंड वाइफ 2 बच्चे रखे, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं, और दूसरा वो अपने बच्चों का अच्छे से केयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उसी वक्त में देखें तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि जो मोर्टेलिटी रेट है इन्फेंसी में, तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो किसी भी कंट्री में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसमें अगर बढ़ोतरी हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ ठीक है, और वहाँ पे लोग जो है वो अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, और वो ज़्यादा जो हम कह सकते हैं हेल्थ पे खर्चा वगैरह होता है वो कम होगा। इसके अलावा अगर हम देखें इंडिया के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा जो हम मैंने पहले कहा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी मतलब इसमें पॉलिसीज़ वगैरह वाज़ेह की है। जैसे मतलब हम कह सकते हैं हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, हेल्थ एजुकेटर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स वगैरह या लॉजिस्टिक कंपनीज़ तो इस चीज़ में लगी हुई है। नई-नई अद्वियात सामने आती है जिससे कि लोगों का इलाज होता है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जिन बीमारियों का इलाज नहीं था, आज उन बीमारियों का इलाज है। उसके लिए दवाई वगैरह अवेलेबल होती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है, द गवर्नमेंट नीड्स टू ले सफिशिएंट एम्फेसिस ऑन वाइड टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, जैसे कि फूड, लिवलीहुड सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम देखें इंसानों के लिए हॉस्पिटल्स ही ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें ड्रिंकिंग वाटर अगर साफ़-सुथरा मिलेगा, तो लोगों की सेहत बच सकती है, क्योंकि हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ जो होती है, वो गंदे पानी की वजह से ही होती है। इसके अलावा फूड अगर लोगों को ना मिले, तो स्टारवेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियों का निशाना वो बनते हैं। इसके अलावा वुमेन्स लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो वुमेन होती है वही बच्चों को सँभालती है। उनको पता होना चाहिए हमारे बच्चों की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। इसके अलावा सैनिटेशन वगैरह, सफाई वगैरह भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे हर मुमकिन कोशिश करती आई है। मगर यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे क्लीन वाटर या सैनिटेशन ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, मतलब इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा डिजीज़ से लड़ने के लिए नए-नए अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है। इसके अलावा ट्रेनिंग अगर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट्स वगैरह होंगे, तो लोग काफ़ी ज़्यादा बच सकते हैं बीमारियों वगैरह से। इसके अलावा एजुकेशन की बात अगर हम करें, तो एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए, जैसे हमने पहले बात की। वेस्टर्न कंट्रीज़ अगर इस मुकाम पे आज पहुँची है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ बन चुकी है। तो उसकी मेन एक रीज़न ये है कि उन्होंने एजुकेशन हासिल की, और इतनी तरक्की तब जाके वो हासिल कर पाए। तो इससे कल्चरल रिचनेस आ जाती है जब सोसाइटी हम कह सकते हैं एजुकेटेड होती है। पढ़े लिखे लोग नेगेटिव थिंकिंग नहीं रख पाते हैं, और कंट्री को आला मुकाम तक पहुंचाते हैं, सोसाइटी को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा पहुंचता है। इसके अलावा अगर हम देखें, इंडिया ने यूनिवर्सल एजुकेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे लागू की, ताकि यहाँ पे सभी लोगों को एजुकेशन मिल सके। अगर हम देखें, जो लिटरेसी रेट 1951 में 18% टोटल थी, 2011 के सेंसस में वो 74.04% तक पहुंच गई। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एजुकेशन में यहाँ पे हुई। लेकिन ये अनइवन है। अगर हम देखें लिटरेसी रेट, एक सभी लोगों को राइट है कि वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें इंडिया में मतलब जैसे कि गुड गवर्नेंस चलाना, सिटीजन्स को अपने राइट्स के बारे में पता होना, उनकी ड्यूटीज़ क्या है टुवर्ड्स द नेशन, उनको ये तब जाके पता चलेगा जब वो एजुकेटेड होंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स वगैरह इंट्रोड्यूस की थी। तो वजह ये है कि वो स्कीम्स क्यों इंट्रोड्यूस करने पड़े, मेल्स और फीमेल्स में तकरीबन 50% का फ़र्क है लिटरेसी रेट में। अगर हम देखें शहरों में, अर्बन एरियाज़ में, तो मेल्स की लिटरेसी रेट 50% हायर है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, तो रूरल एरियाज़ में इससे भी ज़्यादा। तो इसके अलावा अगर हम देखें, लिटरेसी रेट भी वैरी होती है। अगर हम देखें, केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 96% लिटरेसी रेट है, लेकिन वही मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 30%। इसका मतलब
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट अच्छी है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत पीछे है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है उसको एक्सपेंड किया गया 5 लाख विलेजेस में इंडिया में। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स किए, लेकिन वो उस तरह की फैसिलिटीज़ उन स्कूल्स में नहीं दे पाए। जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ह्यूज एक्सपेंडिचर करने के बावजूद जो पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट है, जैसे कि अगर हम देखें 8th क्लास तक या 5th क्लास तक या 10th क्लास तक आते आते बहुत सारे बच्चे स्कूलिंग छोड़ देते हैं, या तो गुर्बत की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से। तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसों पे मतलब इस पे एजुकेशन पे खर्च करती आई है। अगर हम देखें 1952 से लेकर 2010 तक, तो जो एक्सपेंडिचर था एजुकेशन पे उस दौरान ये इंक्रीज हुआ 7.92 से 11.1% तक, जो टोटल हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट करती है परसेंटेज के हिसाब से जो टोटल उनको खर्च करना होता है। क्योंकि अगर हम देखें 1952 में जो इंडिया का जीडीपी था वो 0.64% था और 2010 में 3.25%। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसके लिए जो गवर्नमेंट ने अहम किरदार अपनाया कि 8th तक जो एजुकेशन है वो कंपलसरीली फ्री दी जाएगी, लेकिन जो हायर एजुकेशन है इंस्टीट्यूशन जैसे कि कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एंड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ये बहुत कम है, इसलिए हायर एजुकेशन में यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो जैसे कि मैंने मेजर जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ पे रखी है, तो उनमें से सबसे एक है सर्व शिक्षा अभियान। ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत इंडिया में 8th क्लास तक या 1 से लेकर 14 6 से लेकर 14 साल के दरमियान के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरीली एजुकेशन हासिल करनी है। जिस दौरान उनको फ्री किताबें भी मिलेगी, यूनिफ़ॉर्म भी मिलेगी, इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि मिड डे मील्स वगैरह भी मिलेंगे, ताकि कोई भी पेरेंट ये शिकायत ना करे कि हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसके अलावा रमसा, जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये स्कीम जो है ये इन्होंने सेकेंडरी स्कूल के लिए बनाई थी। 2009 में ये लॉन्च की गई और जिसका मेन फोकस ये था कि जो उस वक़्त सेकेंडरी स्कूल्स में एजुकेशन की जो हम कह सकते हैं परसेंटेज थी वो 52% थी। तो 2005-6 तक में ये 75% तक इसको पहुँचाना चाहते थे, जो उस वक़्त 5 ईयर प्लान उन्होंने रखा था। उसके बाद अगर हम देखें ये जो हम कह सकते हैं जो रमसा है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 में और 9 से लेकर 2014 तक इनको ये हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री सॉरी सेकेंडरी एजुकेशन को इस लेवल पे पहुंचाना था। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 52% से 75% तक। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम, तो 15th अगस्त 1995 में तो ये इसलिए लॉन्च की गई थी ये स्कीम ताकि इससे एनरोलमेंट बढ़ जाए। जो ड्रॉप आउट्स होते हैं स्कूल छोड़ते हैं उनमें कमी आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में ही रहे और ताकि वो स्कूलिंग वगैरह ना छोड़े। तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट स्कूल्स में या जो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स भी है, प्राइमरी स्कूल्स है, उनमें प्रिपेयर की जाती है मिड डे मील, जो कि वहाँ पे बच्चों को दी जाती है, जिसमें 300 कैलोरीज की एनर्जी बच्चों को मिलती है। 8 से लेकर 12 ग्राम प्रोटीन पर डे फॉर ए मिनिमम ऑफ 200 डेज। तो तकरीबन एक साल में 200 दिनों तक उनको ये इस तरह का खाना मिड डे में दिया जाता है। और इसके अलावा देयर इज आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स लाइक Navodaya Vidyalaya in each district. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students. तो vocational क्या होती है जिसमें कुछ टेक्निकल कोर्सेज वगैरह या ऐसे काम लोगों को जाते हैं, स्किल सिखाए जाते हैं ताकि लोग कल को ऑक्यूपेशन वगैरह हासिल कर सके इस चीज़ से। तो जैसे मैंने ये नवोदय विद्यालय बताया, ये भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब ये इस तरह के स्कूल्स वगैरह बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन वगैरह दी जाए और बच्चों को ये अट्रैक्ट कर सके ताकि वो एजुकेशन की तरफ आए।
इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट और इसकी मीनिंग एंड टाइप्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू एंड एबल टू वर्क। तो वो लोग जो काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं, एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। तो तनख्वाह के लिए या सैलरी के लिए या वेजेस के लिए, लेकिन काम उनको मतलब उनको काम नहीं मिल पाता है। वो काम कर सकते हैं, काम के काबिल है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है अनएम्प्लॉयमेंट एज ए सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु ओइंग टू लैक ऑफ वर्क आर नॉट वर्किंग बट सीक work either through employment exchange, intermediaries, friends, relatives, or making applications to prospective employers or express their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work and remuneration। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें एक इंसान काम करना चाहता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के चक्कर लगाता है कि मैं वहाँ पे किसी जॉब के लिए अप्लाई करूँगा और मुझे जॉब मिलेगी, या कहीं पर वो दूसरे लोगों के साथ इंटरमीडिएरीज के साथ बात करते हैं कि हमें फलाना इंडस्ट्री में काम दिलाओ या किसी और जगह पे। इसी तरह से फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह के साथ भी बात करते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो उस तरह के लोगों को हम कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो one of the important reason for unemployment in India is the slowest growth of capital formation as compared to increase in labor force। तो इंडिया में सबसे मेन काज ये है कि यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर यहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल से ज़्यादा कैपिटल इस्तेमाल करते, ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनाते, ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते, तो उसमें लोग मतलब अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, मिल सकता था। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें सबसे पहले है जो रूरल एरियाज में होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जैसे कि आपने देखा होगा बिहार वगैरह से मजदूर यहाँ कश्मीर काम करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जब धान की खेती की जाती है तो सो सीड्स किए जाते हैं, उस दौरान उनको काम मिलता है। उसके बाद वो सीजन खत्म होता है तो उनको काम मिलना बंद होता है। उसके बाद वो हार्वेस्ट के वक्त फिर से आते हैं। तो उस किस्म के काम को कहा जाता है सीजनल। इसका मतलब उनको साल भर काम नहीं मिलता है उस किस्म के लोगों को। इसके अलावा दूसरा होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी फैमिली के पास 3 एकर्स ऑफ लैंड है, अब उनके घर में 6 फैमिली मेंबर्स है। अब उस लैंड पे 2 ही फैमिली मेंबर्स काम कर सकते हैं, लेकिन एंगेज कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। 2 के लिए ही काम है उनकी जमीन पर, लेकिन वहां पे 6 एंगेज हो रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई काम ही नहीं है। इसको बोलते हैं, इस किस्म के अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा अर्बन एरियाज में ज्यादातर जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है उसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये उस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे होते हैं। किसी ने मैट्रिकुलेशन की होती है, किसी ने 12th पास किया होता है, किसी ने ग्रेजुएशन, किसी ने एमए, किसी ने पीएचडी वगैरह किया होता है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता है। तो वो जॉब की तलाश में होते हैं, इसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा पॉवर्टी, इसकी मीनिंग क्या है। तो अगर हम पॉवर्टी की तरफ देखें तो इंडिया में जैसे मैंने पहले कहा था, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। जैसे कि हम अपने मतलब इर्द गिर्द में भी लोग देखते हैं जो लैंडलेस होते हैं, लेबरर्स होते हैं विलेजेस वगैरह में, तो उनको हम गरीब कहते हैं। इसी तरह से ओवर क्राउडेड सिटीज़ में जो लोग अलग अलग जो हम कह सकते हैं स्लम्स वगैरह में रहते हैं, ये डेली वेजर्स भी हो सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो बच्चे वगैरह काम करते हैं, बेगर्स वगैरह जो सड़कों पर भीख मांगते होते हैं, तो हम उनको अब पुअर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा ये सफ़र करते हैं, हंगर, स्टारवेशन, माल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो उनके पास जॉब नहीं होता है, खाना नहीं होता है, इनके पास अपना मकान भी नहीं होता है। अ, तो इसके अलावा पहनने को, खाने को इनके पास कुछ नहीं होता है। तो इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रात को भी सड़कों पे सोते हैं, जो फुटपाथ वगैरह होती हैं। इनको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस, होपलेस होते हैं। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, तो जो गरीब लोग होते हैं गाँव में, उनके पास अपनी ज़मीन वगैरह नहीं होती है, या उनके पास अगर मकान होता भी है थोड़ा छोटा मोटा, तो वो अपनी सेटिस्फाई अपनी नीड्स या अपनी फैमिली की नीड्स वगैरह नहीं कर पाते हैं।
तो और एक कैरेक्टर फीचर अगर हम देखें, जो रूरल पुअर या गरीबों का होता है, उनके पास कच्चे हाउसेस होते हैं जो मड एंड स्ट्रा के बने हुए होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, पॉवर्टी रेफर्स टू सिचुएशन इन विच अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू मीट इट्स बेसिक नीड्स। तो ये सेक्शन सोसाइटी का वो सेक्शन होता है जो अपनी फैमिली या अपने आपके नीड्स वगैरह को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। तो poverty is thus defined as a situation of lack of income to acquire minimum necessities of life. So we see poverty around us. In fact, every fourth person in India is poor. तो हर चार में से एक गरीब है इंडिया में। तो दिस मीन्स रफली 260 मिलियन और 26 करोड़ पीपल लिव इन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। जैसे मैंने पहले कहा था मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे आपको आंकड़ा भी मिल गया, 26 करोड़ लोग यहाँ पे गरीब है। अगर हम देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पॉपुलेशन 20 करोड़ के आसपास ही है। इसका मतलब वहाँ की पॉपुलेशन से ज़्यादा इंडिया में गरीब लोग रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं, जिनके पास ये बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होती है, जैसे हम पे मेंशन हमने किए, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। तो one of the biggest challenge of independent India has been to bringing millions of its people out of abject poverty। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आज़ादी के बाद इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहा है कि जो मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको कम से कम उससे निकाला जाए। तो इंशाल्लाह इसमें और भी कुछ टॉपिक से अगले वीडियो में उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, अमान अल्लाह।